नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि भारत के संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया था। जिसमें 1773 में हम लोगों ने जाना था कि 1773 में जो बना था उसमें एक मतलब यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल और बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर का पद सृजित किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसमें 4 जज थे। हम लोगों ने उसको डिटेल में पढ़ा था। अगर उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। 1919 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे एकदम डिटेल में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। तो हमारा नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसे मार्ले और मिंटो ने मिलकर इस अधिनियम को बनाया था। मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे। यही इंसान गवर्नर जनरल भी होता था और यही इंसान वायसराय भी होता था। जब देशी रियासतों में शासन करना होता था तो वह वायसराय होता था, और जब अंग्रेजी भारत में शासन करना होता यानी पर जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था वहां पर गवर्नर जनरल होता था, और देशी रियासत जहां पर अंग्रेज राजाओं महाराजाओं के जरिए क्या करते थे? शासन करते थे, वहां पर वायसराय का पद होता था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई। यानी कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही पहली बार भारत में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्या होता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली? यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर केवल मुस्लिम को ही वोट देने यानी कि मत देने का अधिकार था। वह लोग किसे चुनेंगे? सिर्फ उन्हीं को अधिकार था, बाकी उनके अलावा कोई दूसरा भी उस क्षेत्र में वोट नहीं कर सकता था। ये होता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। यानी कि कैंडिडेट कोई भी रहे लेकिन वहां सिर्फ वोट देंगे मुस्लिम है। इसे कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जैसे वर्तमान समय में होते निर्वाचन क्षेत्र, जैसे मान लीजिए मोदी जी का बनारस है, अमित शाह का गांधीनगर है, यानी कि ऐसे बहुत से निर्वाचन क्षेत्र हैं। वहां पर क्या अगर पहले अगर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होता तो क्या होता है कि अगर जहां पर मुस्लिमों को सिर्फ वोट देने का अधिकार है वहां पर मुस्लिम वोट देंगे, जहां हिंदू को वोट देने का अधिकार है वहां हिंदू वोट देंगे। लेकिन क्या है, अब भारत में सांप्रदायिक प्रणाली नहीं है निर्वाचन। अब भारत में आरक्षण व्यवस्था है। आरक्षण व्यवस्था में क्या होता है, कैंडिडेट को यानी कि जैसे जहां पर एससी के लिए रिजर्व सीट है वहां सिर्फ एससी कैंडिडेट लड़ेगा। कोई भी पार्टी हो यहाँ पर एससी कैंडिडेट ही लड़ेगा। बाकी वोट देने को सबको अधिकार है, हर जाति हर धर्म वोट दे सकते हैं, लेकिन लड़ेगा कौन? एससी का ही। लेकिन वैसे निर्वाचन प्रणाली था कि वहां चुनाव कोई भी लड़े लेकिन वोट कौन देगा? सिर्फ मुसलमान। तो ये होता है सांप्रदायिक प्रणाली। और जहां पर कैंडिडेट केवल एक खास कैटेगरी का हो और वोट सभी लोग दें, वो होता है आरक्षण। तो क्या करें, इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए जहां केवल मुस्लिम को मत का मतलब होता है वोट देने का अधिकार था। इस अधिनियम को भारत में
सांप्रदायिकता का शुरुआत कहा जाता है। यानी कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के को ही भारत में सांप्रदायिकता का शुरुआत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में सांप्रदायिकता का शुरुआत किस अधिनियम को कहा जाता है, तो उसमें होगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अगर ये भी पूछ ले कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के तहत दिया गया था, वो भी होगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो क्या कहते हैं इस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिकता का शुरुआत यानी कि कम्युनलिज्म का शुरुआत कहा जाता है। मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। अगर पूछ ले भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि कम्युनलिज्म फादर ऑफ कम्युनलिज्म, तो कौन होगा? मिंटो होता है। कौन? मिंटो। भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन है? मिंटो। भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। किसे? मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। मिंटो कौन था? मिंटो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। इसे कई लोग वायसराय भी कहते हैं, लेकिन वायसराय जब कहा जाता है जब वह देशी रियासतों में ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधित्व करता था, और जब अंग्रेजी भारत में शासन करता था तो उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो वह उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था, इसलिए इसे भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। और मार्ले कौन थे? सचिव। इसमें दो नियम आता है, मार्ले मिंटो। तो अगर 1909 का अधिनियम क्या है? मार्ले, यानी पहले क्या है, कोई भी लफड़ा होता है इसमें क्या पहले मार्ले, यानी कि पहले मारा जाता है, इसलिए इससे याद रखेंगे मार्ले। मार्ले मिंटो अधिनियम कौन है? 1909 का अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे। मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। 1909 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। 1909 के भारत शासन अधिनियम में केवल मुस्लिमों के लिए ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था की गई थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम। उसमें जानेंगे उसमें सांप्रदायिकता का क्या किया गया? विस्तार किया गया। उसमें सिखों को भी दे दिया गया सांप्रदायिकता, अंग्रेजों को दे दिया गया। तो अगर यहां तक समझ में आए, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो सेम टू सेम नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम को, क्या थी उसकी विशेषताएं और क्या कार्य हुए थे और क्या प्रावधान था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। आइए उसको जानते हैं। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। सचिव क्या होते हैं? हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि सचिव का पद कब सृजित किया गया, पहले सचिव कौन थे, जिसे हम लोग लॉर्ड स्टैनले कहते हैं। पिछले वीडियो में उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो इसे क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। कौन से? 1919 के भारत शासन अधिनियम को। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को उसे हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो। इसमें दो चीज कंफ्यूज होती है, 1919 को मार्ले मिंटो कहते हैं, 1909 को मार्ले मिंटो कहते हैं। इससे हम लोग याद कर सकते हैं मार्ले यानी कि पहले क्या कोई दंगा या लफड़ा उसमें क्या था? पहले मार्ले, तो इसलिए 1909 क्या था? पहले आता 1919 से। इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि पहले 1909 को मार्ले मिंटो और 1919 को चेम्सफोर्ड यानी कि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर ही इस अधिनियम को बनाया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम को। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1921 को लागू हुआ था। इस बात को याद रखने की हमें जरूरत है कि 1919 का
भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1919 का भारत शासन अधिनियम 1 अप्रैल 1921 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1921। इस अधिनियम में एक प्रस्तावना थी। क्या थी? एक प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? हम लोग जो संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जो मतलब उसका इंट्रोडक्शन जिसमें रहता है, यानी कि कोई बुक है, उस बुक का इंट्रोडक्शन जिसमें लिखा रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। तो इसमें क्या थी? एक प्रस्तावना थी इस अधिनियम में, जिसमें भारत में उत्तरदायी शासन, कौन सा शासन? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना उद्देश्य बताया गया था। यानी कि क्या, इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में भारत शासन अधिनियम के प्रस्तावना में भारत में एक उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन क्या होता है? जैसे जब यहाँ अंग्रेज लोग थे और यहाँ पर शासन करते थे, तो वो कुछ भी काम करें, कुछ भी जनता पर जुल्म करें, या यानी कि वो A to Z काम कुछ भी करें, उनको कोई उत्तर नहीं देना था। जैसे वर्तमान में सरकारें हैं हमारी, या केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, इन लोग क्या करता है? जवाब देना पड़ता है जनता के प्रति, कोर्ट के प्रति जवाब देना पड़ता है कि अपने मनमानी कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर जनता पर मनमानी जुल्म करते हैं तो जनता आंदोलन करती है, उस जुल्म को, उस मनमानी कार्य को वापस लेना पड़ता है। लेकिन अंग्रेजों के समय में ऐसा नहीं था, वो जो मन करे वो कर सकते थे। फिर इसमें बाद में बहुत आंदोलन, विरोध और धरने प्रदर्शन के बाद 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया कि इसमें भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाएगा, जो क्या होगी? जो भारत की जनता के प्रति क्या होगी? जवाब दे होगी कि यह कार्य क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो क्या होगी? जवाब दे होगी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया। यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही पहली बार केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र तो समझ रहे हैं कि जो पूरे देश लेवल पर क्या करते, शासन करते हैं, और राज्य यानी छोटे प्रांत पर शासन करते थे। तो इसमें क्या कहा गया कि जो केंद्र पर है उनका विषय अलग होगा कि इन इस कार्यों को क्या करेंगे? केंद्र सरकार करेगी, और इन कार्यों को राज्य सरकारें करेंगी। जैसे वर्तमान में है, केंद्र सरकार का अपना अलग विषय है, राज्य सरकार के अपने अलग विषय है। तो ऐसे क्या था? पहले भी इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। पहली बार इसी अधिनियम में किया गया था केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में दैध्य शासन, एक चीज याद रखना, प्रांतों में, कहां पर? प्रांतों में दैध्य शासन, केंद्र में नहीं। केंद्र में हम लोग बाद में जानेंगे केंद्र में कब लागू हुआ था, लेकिन प्रांतों में इस बात क्लियर हो जाए कि प्रांतों में पहली बार दैध्य शासन का प्रावधान किस अधिनियम में था? वह था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। कह रहा कि इस अधिनियम में पहली बार, क्या पहली बार प्रांतों में दैध्य शासन, दैध्य का मतलब होता है दोहरा शासन या डायरकी। क्या? दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो कि कोई राज्य है, वहां पर मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री पहले एक अकेला राज करते थे, वहां पर कोई नहीं था, और ऐसे ही बना दे कि अलग अलग कह दे कि इस स्तर पर ये लोग काम करें, जिला स्तर पर कोई दूसरा कार्य करेगा, मंडल स्तर पर कोई दूसरा कार्य करेगा। ये हो जाता है दोहरा शासन, तिहरा शासन, इसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तो क्या था? प्रांतों में दैध्य शासन पहली बार आया था। दैध्य शासन का मतलब इसमें गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर जनरल जिसे कहा जाता है। गवर्नर ने इसमें जब दैध्य शासन लागू हुआ, इसको हम ध्यान समझते हैं, दोहरा शासन यानी कि दैध्य शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम में था। क्या कहता है? इसमें दैध्य शासन की स्थापना की गई। दैध्य शासन क्या होता है? दोहरा शासन। इसमें गवर्नर, गवर्नर ने क्या किया? अपने कार्यों को, जो गवर्नर होते थे अपने कार्य को दो भागों में विभाजित किए, क्योंकि गवर्नर फिक्स होते थे, वह अंग्रेजों के द्वारा वहां पर स्थापित किया जाता है, यानी कि अंग्रेज द्वारा नियुक्त किया जाता है कि आप गवर्नर यहाँ के होंगे। गवर्नर को चुना नहीं जाता था, यानी कि जैसे जनता चुनती है वैसे गवर्नर को चुना नहीं जाता था। गवर्नर को अंग्रेज सरकार वहां पर स्थापित करती, यानी कि उसको नियुक्त करती थी। फिर ने जब दैध्य शासन लागू हुआ तो गवर्नर ने क्या किया? अपने कार्यों यानी कि अपने विषयों को दो भागों में क्या किया? बांट दिया।
गवर्नर ने क्या किया, अपने कार्य को दो भागों, पहला था आरक्षित विषय, आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरणीय हस्तांतरीय विषय। पहला था आरक्षित विषय यानी कि अनरिजर्व यानी कि रिजर्व्ड, आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व्ड। जैसे जैसे वर्तमान में समय क्या है, रिजर्वेशन है, तो मान लो एससी है तो यहाँ पर क्या होगा, एससी का हक ही होगा। तो ऐसे इसमें था, जो गवर्नर अपने कार्यों को दो भागों में बांटा था, उसमें एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरीय। आरक्षित विषय को गवर्नर अपने पास रखा था, जो शक्तियां गवर्नर के पास थी उसे आरक्षित कार्य, आरक्षित शक्तियां या आरक्षित विषय कहा जाता था। और जो प्रतिनिधियों, जो जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता के द्वारा चुने गए, जो क्या होता नेता, जनता के द्वारा जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता उनको चुनकर भेज, जैसे वर्तमान सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये सब क्या है, जनप्रतिनिधि है, इनको जनता चुनकर क्या संसद में भेजी है या विधानमंडल में भेजी है, आप जाइए हमारी बातों को वहां पर रखिए। वैसे जब प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुई तो कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित विषय जिस पर केवल गवर्नर कार्य करते थे, दूसरा था हस्तांतरीय विषय, इस पर इन पर शक्ति किसको थी, जनप्रतिनिधियों की शक्ति, जनप्रतिनिधियों को इस पर शक्ति थी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आया होगा कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई और गवर्नर अपने कार्यों को दो भागों में बांटे। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरीय विषय। आरक्षित विषय गवर्नर के पास थे और हस्तांतरीय विषय जनप्रतिनिधि यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास थे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम के 6 पॉइंट को देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 7वां पॉइंट को। 7वां पॉइंट कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना जो वर्तमान समय में चलता है यूपीएससी, जिसे हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी जो स्थापना का प्रावधान किसमें क्या था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। 1923 में लोक सेवा आयोग में सुधार हेतु क्या क्या फिर क्या किया गया कि 1923 में लोक सेवा आयोग में सुधार हेतु ली आयोग का गठन किया गया। इस ली आयोग ने लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। यानी कि क्या, पहले वैसे आम नॉर्मल लोक सेवा आयोग थी, फिर क्या यानी कि लोगों की सेवा करते थे, फिर ली आयोग की स्थापना जो वर्तमान में है यूपीएससी, इसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। कह रहा है कि 1900 ली आयोग की गठन कब हुआ था, 1923 में ली आयोग की गठन की गई थी। क्या करने के लिए, लोक सेवाओं में सुधार करने हेतु। कह रहे इस ली आयोग ने, किसने, इस ली आयोग ने लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। क्या दिया कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाए। ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी केंद्र स्तर पर एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। किसने, ली आयोग ने सुझाव दिया कि क्या किया जाए, एक केंद्रीय स्तर पर यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाए। कब, 1 अक्टूबर 1926, यानी कि ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को क्या होता, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसका प्रावधान था 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। पहली बात, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किसमें था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। दूसरी बात, 1923 में लोक सेवाओं में सुधार हेतु क्या गया था, ली आयोग की गठन की गई थी। ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बने सर रॉस बारकर। कौन थे,
सर रॉस बारकर। इस जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग थी, इसके अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, अभी अभी हम लोगों ने जब मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ रहे थे, यानी उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जो था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। यानी कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या था, मुसलमानों के लिए एक अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई थी। 1919 में सिर्फ मुसलमानों के लिए था सांप्रदायिक, यानी कि मार्ले मिंटो जो अधिनियम था उसमें केवल मुसलमानों के लिए क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का स्थापना की गई थी। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसे क्या कहता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया था। इसमें क्या किया गया, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। उसमें केवल एक वर्ग को, यानी कि मुस्लिम, 1909 वाले में केवल मुस्लिम को ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की दिया गया था। लेकिन 1919 में क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और इसमें अंतर्गत सिख, किसको, सिख, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय हम लोग समझेंगे जब हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे कि आंग्ल भारतीय क्या होते हैं। अब यही समझ लीजिए कि क्या जिसके पिता क्या, माता पिता में से कोई ये क्या विदेशी है, उसे आंग्ल भारतीय कहते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे। का विस्तार, यानी कि आंग्ल भारतीय किसे दिया गया, सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन, जो यूरोप से आए हुए थे, नहीं अंग्रेजों में भी, अंग्रेजों को भी क्या कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में भाग दिया, तथा भारतीय ईसाई, और कौन थे, जो भारत में ईसाई थे उनको भी उनको क्या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में जोड़ा गया। कौन कौन, सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई। यानी कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में केवल एक वर्ग मुसलमान को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में जोड़ा गया। फिर 1919 के भारत शासन अधिनियम, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में 4 वर्गों को और क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में जोड़ा गया। उसमें कौन था, सिख थे, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन और भारतीय ईसाई। हम लोगों ने 1909 के भारत परिषद अधिनियम में समझा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है। कह रहे फिर इसमें 9वां पॉइंट है, देशी रियासतों की समस्याओं। देशी रियासतें क्या थी, जैसे कि अंग्रेज लोग पूरे भारत में शासन करते थे, कहीं पर उनका प्रत्यक्ष शासन था, कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन था। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट शासन करना, क्या करना, डायरेक्ट शासन करना है कि हम यहाँ पर क्या करना, शासन कर रहे हैं और जो कार्य करेंगे हम यहाँ पर करेंगे। और अप्रत्यक्ष होता है किसी के द्वारा क्या करना, शासन करवाना, वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि देशी रियासतें क्या थी, जहां पर राजा महाराजा थे, जहां पर राजा और महाराजा थे उसे देशी रियासतें कहा जाता था। वहां पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, बल्कि वहां से अंग्रेज क्या करते हैं, कर लेते थे और उनका एक मोटा मुनाफा उनसे पैसा लेते थे उन्हें सुरक्षा देने के लिए, और उसे इसलिए देशी रियासत कहा, क्योंकि वहां पर राजा महाराजा शासन करते थे। और जहां पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे उसे अंग्रेज भारत कहा जाता था। तो क्या किया गया, देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने हेतु नरेंद्र मंडल, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है, नरेंद्र मंडल को क्या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है, नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई। यानी कि एक व्यक्ति थे नरेंद्र, उनको क्या, उसके पूरे टोली को मंडल कहा गया। यानी कि इनकी स्थापना हुई कि आप क्या करेंगे, देशी रियासतें क्या, जहां पर राजा महाराजा शासन कर रहे हैं वहां पर क्या क्या समस्याएं हैं उनको क्या करें, चिन्हित करके अंग्रेजों को बताना। क्योंकि जब समस्याएं होती तो वो लोग क्या करते, बगावत करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो वही अंग्रेजों ने 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा कि हम लोग क्या देशी रियासतों की जो समस्याएं हैं उन पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। और विचार करने के लिए क्या नरेंद्र मंडल समिति की, यानी कि नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। इसमें 10वां पॉइंट है, इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि जो 1919 का
भारत शासन अधिनियम में है, इसमें कहा गया कि इसमें जो जो बातें कही गई हैं इस अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम में, यह बातें जमीनी स्तर पर लागू हुई कि नहीं, इसके परिणाम क्या निकले, इसमें और क्या सुधार की जरूरतें हैं और इसमें हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम 10 साल बाद क्या करेंगे, इस एक आयोग का गठन करेंगे इसकी समीक्षा करने के लिए कि यह कार्य कितना हुआ, इस अधिनियम की कितनी बातें लागू हुई। जैसे कि इसमें कह दिया जाए कि मान लीजिए योजना आयोग बनती थी पहले भारत में कि क्या वो 5 साल की योजना बनाते थे कि हम क्या अगले 5 सालों में ये कार्य करेंगे। तो वो एक योजना बना लेते थे कि हमें 5 सालों में यह कार्य करना है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाना है, कि एग्रीकल्चर को हम क्या बढ़ावा देना है, कि एजुकेशन को बढ़ावा देना है, नहीं किन किन मुद्दों पर हमें अगले 5 साल कार्य करना है, उसे हम लोग योजना बना देते, उसे योजना आयोग कहा जाता था। फिर जब वो 5 साल बीत जाता था तो उसकी समीक्षा होती थी कि कितना कार्य हुआ, नहीं कि कितना परसेंट हम लोग क्या किए इसको अचीव कर पाए। तो वही काम इसमें किया गया था कि ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके कितना कार्य हुआ इसमें, नहीं इसके क्या क्या प्रभाव, इसमें क्या सुधार की जरूरतें हैं, उसको क्या किया जाए 10 सालों बाद एक आयोग का गठन करके उसकी समीक्षा की जाएगी। तो 10 साल बाद क्या हुआ, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था की समीक्षा करने हेतु सर जॉन साइमन, कौन, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था साइमन आयोग। साइमन आयोग की गठन की गई कब, 1927 में, कि आप क्या करेंगे इस अधिनियम की समीक्षा करेंगे, यानी कि 1929 में पूरा होता लेकिन पहले गठन कर दिया जाता कि क्या उसकी समीक्षा की जाए। क्या क्या 1927 में साइमन आयोग की स्थापना किया गया। कौन सा आयोग, साइमन आयोग की स्थापना किस लिए किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने हेतु। इसके सभी 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। इसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसके सभी 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा गया। कौन सा आयोग, श्वेत आयोग। श्वेत मतलब सफेद और अंग्रेज क्या होते हैं, सफेद होते हैं, इसलिए इसे क्या श्वेत आयोग कहा गया। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात तो समझ में आई होगी। अगर जो भी समस्याएं रहे आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और बचा है, इसको हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग वीडियो खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग आगे की चर्चा करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1947 के भारत स्वतंत्र भारत अधिनियम के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम के सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लिया है। अब हम लोग जानते हैं संविधान के निर्माण की दिशा में और कौन कौन से कार्य हुए थे। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। क्या 1928 में मोतीलाल नेहरू, कौन, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट को किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम कहा जाता है, यानी कि कोई ये पहले भारतीय थे जो संविधान निर्माण की दिशा में कोई कदम उठाए थे। इस रिपोर्ट में क्या कहता है, डोमिनियन स्टेटस। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस यानी कि अधिराज, यानी क्या हम देश के अंदर शासन हम लोग करेंगे, बाकी अब बाहरी मामले और रक्षा के मामले क्या अंग्रेज लोग संभालेंगे। ये होता है डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जब 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें 2 प्रस्ताव पारित किया गया था। पहला था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि पूरी तरह से स्वतंत्रता, यानी कि हमारे देश में जो भी कार्य होगा हम करेंगे, पूरी तरह से हमारा देश क्या स्वतंत्र है, जैसे वर्तमान समय में है। क्या गया था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और दूसरा था कि हम लोग अगले साल यानी कि 1930 में, अधिवेशन 1929 में हुआ था, एक कहा गया थी 1900 अगले साल यानी कि 1930 में जनवरी के
अंतिम रविवार को हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो वह दिन पड़ा था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।